हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नरेटिव। आज मैं आपको एलएलएम एंट्रेंस 2025 का ये लास्ट लेक्चर बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम के पहले। इसके बाद यानी इस वाले लेक्चर के बाद में मैं आपसे कोई भी इंटरेक्शन तब तक नहीं रखूँगा जब तक आप एग्ज़ाम दे करके नहीं चले आते हो, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम सॉरी ये वाला जो लेक्चर होगा कितनी चीज़ों को कवर करने वाला है, तो 9 हेड में ये कवर करने वाला है। पहली, दूसरा, तीसरा ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से सुन लेते हो तो आप गारंटी के साथ 30 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। 30 प्लस 30 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आप 200 नंबर लायक अभी हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 230 लायक हो जाओगे, ठीक है। अगर आप 180 लायक हो अभी तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक 210 लायक हो जाओगे, ठीक है। ये गारंटी है, लीगल नैरेटिव की गारंटी है, कृपा शंकर पांडे की गारंटी है। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, सुनना है, और इसको सिर्फ देखना और सुनना नहीं है, कोई कथा सुनने नहीं आए हो। इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, राइट। कहाँ अप्लाई करना है? आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें जो कि बहुत सारे लोगों का मुझको अननेसेसरीली मैसेज आता रहता है कि सर ये बताइए कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो इसका मैं आंसर एकदम क्लियर उससे कर दे रहा हूँ कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 का 150 करके आना है हमको। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब निगेटिव मार्किंग जो होती है वो ईयर गैप पे होती है, ईयर गैप। अगर आपका 1 साल का गैप है तो 5% आपका जितना आप नंबर पाओगे ऑब्टेन्ड मार्क्स में से कटेगा। अगर आपका 2 साल का गैप है तो आपका 10% कटेगा। आपका 3 साल का 3 या 3 से ज़्यादा साल का गैप है तो आपका 15% कटेगा। लेकिन ये कटेगा किस में से? ऑब्टेन्ड मार्क्स में से कटेगा। अब मैं इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। आज एक लड़की इंस्टाग्राम पे मैसेज की, मतलब कोई स्टूडेंट थी, वो कह रही है कि सर लैंग्वेज किस पेपर में आता है, सॉरी मतलब क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आता है। भाई इसका मैं करोड़ों बार जवाब दे चुका हूँ कि दोनों लैंग्वेज में आता है, दोनों, बोथ। अब ये दोनों कौन कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश भी है एंड हिंदी भी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। अब उस लड़की का अगला क्वेश्चन था कि सर ये एक ही पेज पे दोनों हिंदी इंग्लिश लिखा रहता है कि अगले अगले पेज पर होता है? भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, जहाँ भी रहेगा हम आंसर करेंगे, काम खत्म। अब उसमें इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? खैर, रहता एक ही पेज पर है। इधर इधर इंग्लिश लिखा रहता है और इधर हिंदी लिखी रहती है, ठीक है। एक ही पेज पर रहता है। तो ये मैंने आंसर कर दिया। अब बहुत बहुत सारे लोगों का ये भी मतलब आ रहा है कि सर इस बार आपने कंपटीशन बहुत बढ़वा दिया है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो एक मतलब एक टेंटेटिव आप कट ऑफ अभी ही बता दीजिए एग्ज़ाम होने के पहले ही। भाई देखो, बताने को तो मैं खैर अब बता दूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर चुके हो। लेकिन ये कोई ऑथेंटिक या ऑफिशियल चीज़ नहीं है, हो सकती। क्यों? क्योंकि जो कट ऑफ होती है बेटा, इट इज़ ए रिलेटिव थिंग, ठीक है। ये रिलेटिव चीज़ है। अब ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ पेपर कैसा है। लेवल ऑफ पेपर, अगर पेपर बहुत टफ आ गया, ठीक है, तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। लेवल अगर पेपर मॉडरेट आया तो जो कट ऑफ होगी वो मॉडरेट होगी। अगर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। आप समझ पा रहे हो? तो बेस्ट के सिनेरियो आप सब के लिए है जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि जो पेपर आए वो कुछ मॉडरेट टाइप का है या टफ टाइप का है, ठीक है। लेकिन अगर इजी टाइप का आ गया ना, तो जो प्रिपरेशन नहीं भी किए हुए हैं, या मतलब जो हमारी इस तुक्का वाली वीडियो के भरोसे अभी बैठे हैं, वो भी आपको कंपटीशन में बीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज़ याद रखना कि ये लेवल पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ पेपर पर डिपेंड करता है, पहली चीज़। नंबर 2, लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना तैयार हो, कितना प्रिपेयर्ड हो चीज़ों को लेकर के। आपने जो 10 के 10 सब्जेक्ट हैं उनको कितना थॉरोली पढ़ा हुआ है। आपने लीगल नैरेटिव के जितने नोट्स हैं, जितने टेस्ट हैं, जितने एमसीक्यूज के वीडियोज हैं, क्या आपने उसको देखा है कि नहीं देखा है? इन सब पर डिपेंड करता है। आप समझ पा रहे हो? तो अगर आप बहुत मेहनत सब लोग कर चुके हो, क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है ना, सीटें मेन कैंपस में 78 सीटें हैं,
लिमिटेड हैं, ठीक है। लेकिन आप सब लोग बहुत अनलिमिटेड हो, मतलब अराउंड 5000 लोग हो जो कॉन्टैक्ट में रहते हो हमेशा, ठीक है। अब 5000 लोग इस 78 सीट के लिए लड़ रहे हो, तो भैया तुम खुद सोचो कि कट ऑफ हाई जाएगी। पहले इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि कट ऑफ हाई जाएगी। अब आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एससी कैटेगरी के हो, चाहे एसटी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, और चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं जाएगी। आपका एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका एससी से एससी का कंपटीशन है, राइट। तो जो एससी लड़का या लड़की ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो सेलेक्ट होगा ना। तुम तो सेलेक्ट होगे नहीं अगर कम मेहनत करोगे तो समझ पा रहे हो। तो सबका कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, सबका कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, पहली चीज़। अब मैं जल्दी जल्दी एक चीज़ और बता दूं कि किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे जनरली आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, वो 140 प्लस टारगेट करें, वो 140 प्लस टारगेट करें। जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं वो टारगेट करें कि उनका किसी भी हालात में 130 प्लस आएगा, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो टारगेट करें कि उनका मार्क 165 प्लस आएगा, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं बेटा, ये टारगेट करें, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग हैं वो टारगेट करें कि उनका नहीं कुछ तो 185 प्लस आएगा, ठीक है। और जो ये जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं ये टारगेट करें कि इनका कुछ नहीं तो 210 प्लस आएगा, ठीक है। ये टेंटेटिव लेकर के चलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कितना होशियार है, कितना अच्छे से उसने प्रिपेयर किया हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। हो सकता है कोई पेपर तुम्हें कठिन लगे लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर को आसान लगे और वो क्या करे, बहुत ज़्यादा नंबर ले आए। तो इसलिए तुम इतना टारगेट करके चलोगे बेटा, अगर तुम इतना टारगेट करके चलोगे तो तुम 10-20 नंबर कम पाओगे, ठीक है, और तब सेलेक्ट होगे। क्योंकि कम पाओगे क्योंकि टारगेट करने भर का मात्र कोई नहीं पा जाता, ठीक है। तो मैंने कट ऑफ वाला चीज़ क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हमने क्लियर किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फियर मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, सर ऐसा लग रहा है कि जो भी हम पढ़े थे अभी तक वो भूल रहे हैं। अगर तुम्हें फियर आ रहा है, अगर तुम्हें फियर आ रहा है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम भूल रहे हो, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक, राइट ट्रैक पर हो तुम। क्योंकि भैया जो पढ़ा होगा वही तो भूलेगा ना, जो पढ़ा ही नहीं कभी वो क्या भूलेगा। अब तुम समझ रहे हो। तुम अगर भूल रहे हो चीज़ों को, इसका मतलब तुमने मेहनत की है, तुमने याद किया है। तुमने याद करोगे तब तो किसी चीज़ को भूलोगे ना। तुमने याद किया है तब तुम भूल रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुमको ये पता कैसे चल रहा है कि तुम भूल रहे हो। तुमको अगर ये बात एहसास हो रही है कि तुम भूल रहे हो, इसका मतलब तुम नहीं भूल रहे हो। अब तुम समझो चीज़ों को। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है, अगर तुम मुझको ये बात बता रहे हो फ़ोन करके कि सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये मैं भूल रहा हूँ, और क्वेश्चन में बार बार यही कह रहे हो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मैं भूल रहा हूँ, भैया तो अगर तुम भूल ही रहे होते, अगर तुम्हारे दिमाग से उतर ही गया होता, तो तुम मुझको ये बार बार कैसे बता रहे होते कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। इसका मतलब तुम भूल नहीं रहे हो, तुम्हें सिर्फ सेंस ऑफ भूलना आ रहा है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल रहे हो। तुम भूल नहीं रहे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस फियर में ये बात याद रखो कि ये एग्जाम जो है बेटा वो रिलेटिव एग्जाम है, रिलेटिव एग्जाम है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एग्जाम। इसमें हर एक बच्चे की धक 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 हो रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। तो इसमें आपको यह नहीं डरना है कि आप ही डर रहे हो, सब बच्चा डर रहा है। मुझको तो पता है ना, मुझसे तो कांटेक्ट करते हैं ना बच्चे। हर एक दिन में कम से कम 500 बच्चों का मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। हमको पता है सब बच्चे की सिमिलर फीलिंग होती है कि सर बहुत डर लग रहा है, सर अब कैसे होगा, सर रिसेंट केस लॉज के बारे में कुछ बता दीजिए, सर ये बता दीजिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, हिंदी लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा।
सबकी सबकी धकधकी तेज हो रखी है, सब परेशान है, सिर्फ आप परेशान नहीं हो। इसलिए इसलिए याद रखो कि ये रिलेटिव एग्जाम है। अपने नब्ज को कंट्रोल में रखो, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। डर लगेगा, डर लगता है, डर लगता है तो इससे पता चलता है कि तुम एक इंसान हो। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो या तो तुम भगवान हो या तो तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है इसका मतलब तुम एक इंसान हो एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। तुमने बहुत मेहनत की हुई है। तुमने बेटा अगर मेहनत की हुई है तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुम्हें रोक सके कि तुम क्लियर ना करो एग्जाम। ठीक है, डरना चाहिए। महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो अर्जुन भी डरा कि मैं अपने कैसे इन नातेदारों रिश्तेदारों को मार दूं, कैसे ये लोग मुझको मार देंगे। लेकिन भैया वो डरते डरते भी लड़ा ना। श्री कृष्ण ने बताया कि जाओ लड़ो, ये तुम्हारा धर्म है। तो तुम्हारा धर्म क्या है बेटा? इस एग्जाम में फुली एकदम प्रिपेयर्ड होकर के अपना 100% देना। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है और रिजल्ट के लिए तुम्हें सोचना भी नहीं है, रिजल्ट के लिए तुम्हें घबराना भी नहीं है। बस तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपना 100% देना है, चाहे जो हो जाए। अब समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? 100% दे करके आओगे तो ये फियर मैनेजमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, नाउ टाइम मैनेजमेंट। भैया 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन दोनों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूं। 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने सब्जेक्ट हैं? 10 सब्जेक्ट हैं। इन 10 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 सब्जेक्ट यानी 150 क्वेश्चन। अब ये 15 क्वेश्चन में से भी बेटा दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, थ्योरी बेस्ड, थ्योरी एंड सेक्शन बेस्ड। एंड these 5 questions are based on case laws। इसका मतलब अगर हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन केस लॉज के आएंगे तो अराउंड 50 क्वेश्चन केस लॉज के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? अराउंड 50 क्वेश्चन क्या होंगे? केस लॉज होंगे। अब समझ पा रहे हो? और 10 क्वेश्चन अगर हर सब्जेक्ट के थ्योरी बेस्ड होंगे यानी 100 क्वेश्चन क्या होंगे बेटा? थ्योरी बेस्ड होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे। अब समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब एक चीज और नोटिस करो, 100 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड, 50 क्वेश्चन कैसे? 50 क्वेश्चन तुम्हारे केस लॉज बेस्ड। यानी इन 50 क्वेश्चन को तुम मारो गोली, जाने दो इसको। ठीक है, अब बेटा जो ये 100 क्वेश्चन बचा, इस 100 क्वेश्चन में से भी, इस 100 क्वेश्चन में अगर तुम क्या कर देते हो, तुम अराउंड नहीं ज़्यादा तो 90 क्वेश्चन अगर तुम सही मार देते हो तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। कोई भी शक्ति नहीं है इस धरती पर जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। अब तुम समझ पा रहे हो? कोई भी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचेंगे, इन्हीं के लिए तो मैं ये तुक्का वीडियो लेकर के आया हूं, जिनमें तुम्हें एकदम नॉलेज नहीं होगा, जिनमें तुम एकदम से कुछ समझ नहीं पाओगे, उनमें लगाओगे ना ये तुक्का। तो इस 50 में से नहीं ज्यादा तो तुम्हारा 30 क्वेश्चन तो सही जाएगा ही जाएगा। तुम इतने गधे तो हो नहीं, तुमने पढ़ाई की हुई है, तुमने लीगल नैरेटिव से पढ़ा हुआ है, तुमने इतनी मेहनत की हुई है, तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा ना बेटा। अब तुम समझ पा रहे हो? तो 90 और प्लस 30 120 क्वेश्चन तुम्हारे सही चले गए, तुम 240 नंबर पा गए भैया। अब बताओ कौन सी पावर है इस धरती पर जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक दे अगर तुम 240 नंबर पा जाओगे। तो इसलिए इस वाले पोर्शन के लिए, ये 50 क्वेश्चन वाले पोर्शन के लिए हमको घबराना नहीं है, हमको एकदम से भी घबराना नहीं है। हमको ये इंश्योर करना है कि जो ये 10 क्वेश्चन पर कोई सब्जेक्ट आने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इनमें हम गलत ना करें। अगर हम इनमें गलत कर देते हैं तो हम दुनिया के महाबेवकूफ इंसान हैं। हमको फांसी लगा लेनी चाहिए, हमको फांसी लगा लेनी चाहिए अगर हम इन 100 क्वेश्चन में से मतलब 90 क्वेश्चन भी सही नहीं मार के आ पाते हैं। बेटा सिर्फ तुम ये मत ढूंढो कि तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, तुम फोकस करो कि तुम क्या कर पा रहे हो। जो चीज तुम्हारे हाथों में है वो तुमसे गलत नहीं होनी चाहिए। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए तो तुम काम लेके ही आए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक चीज समझो, एक चीज समझो बेटा, अब एक चीज समझो कि ये जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये जो 50 क्वेश्चन होंगे केस लॉज वाले, अराउंड 50 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 50 नहीं बोल रहा हूं, मतलब दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसी 50 क्वेश्चन में से, इसी 50 क्वेश्चन में से मैं क्या होगा, रिसेंट केस लॉज भी आएगा, ठीक है, इसी 50 में से रिसेंट केस लॉज भी आएगा। तो मैं केस लॉस को कैसे डील करें और रिसेंट केस लॉस को कैसे डील करें, उसको हम पॉइंट नंबर 8 में तुक्का वाले उसमें डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे हम 8 पॉइंट का तुक्का लेकर के आए हैं, मतलब 8 ट्रिक्स लेकर के आए हैं। कितनी ट्रिक्स? 8। इन 8 ट्रिक्स को अगर अप्लाई करोगे तो आप मोर देन 20 क्वेश्चन सही मारोगे, ठीक है, जो तुम नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब देखो, हमने ये बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कैसे होता है, रिसेंट केस लॉ, तुक्का, ये 3 चीज बता दी। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? आप अपने पूरे पेपर को बेटा 3 भागों में करके डिवाइड करोगे। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करोगे। पहले गो उसमें वो फर्स्ट गो में तुम उन सारे क्वेश्चन को तीन सेट, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट गो में तुम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिनका तुम्हें श्योर शॉर्ट आंसर पता है, श्योर शॉर्ट, एकदम कॉन्फिडेंट हो तुम। इनको तुम फर्स्ट गो में सॉल्व करोगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में रखोगे, मतलब वो मॉडरेट टाइप के होंगे, फिर मॉडरेट टाइप के सॉल्व करोगे। फिर आएगा अपना टफ टाइप का। हमारा जो तुक्का है इसमें मत लगा देना, इस फर्स्ट स्टेज में तुक्का मत लगा देना। आपको जो तुक्का लगाना है वो सेकंड और थर्ड स्टेज में लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज प्रिवेल ओवर तुक्का। अगर तुक्का कोई आंसर की तरफ सजेस्ट कर रहा है कि ऑप्शन सी सही है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कह रहा है 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि ऑप्शन ए सही है, देन गो विद आंसर ए, नॉट ऑप्शन सी, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये बात क्लियर हो गई? ये जितने भी तुक्के हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, दे आर टाइम टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड देम, और इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। इसको मैं ऐसे हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? अब इस टाइम मैनेजमेंट वाले सेक्शन में बेटा जो ये होगा, तुम जो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे होगे, इसको इनिशियल 20 to 25 मिनट में कर देना। उसके बाद में ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पहली नजर में पढ़ोगे बस तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। और ये वाले जो बाकी के क्वेश्चन होंगे, इनमें हम अपना साम धाम दंड भेद यानी तुक्का उक्का सब लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट वाली चीज। तो अगर तुम 20-25 मिनट में तुम कॉन्फिडेंट वाले अराउंड 75 क्वेश्चन होंगे, अगर तुम इतना कर लेते हो तो यू आर फॉर बेटर पोजीशन देन एनीवन। किसी से भी तुम बहुत अच्छी पोजीशन में होगे, फिर घबराने की तो कोई बात ही नहीं बचेगी, ठीक है। समझ में आ रही है वाली चीज? अब ये पॉइंट नंबर 9 मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे कि उस दिन, एग्जाम के दिन, क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। और अब हम चलते हैं, हमने अपने ये 7 चीजें डिस्कस कर ली, अब 8वें चीजें यानी तुक्का पर डिस्कस पहुंच रहे हैं, ठीक है। और उसको ध्यान से देखो। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि समझ में आया तुम्हें, सारा नहीं समझ में आया। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप उसको क्या करोगे, पॉइंट नंबर की सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ लेना है, ठीक है। नाउ रिसेंट केस लॉस को, जिनको तुमने कभी नहीं पढ़ा, उनको कैसे करोगे? पहला तुक्का, पहला ट्रिक, तुक्का टू टेकल रिसेंट केस लॉस एमसीक्यूज। ऐसे केस लॉस एमसीक्यू जिनका तुमने कभी नहीं देखा, तुम कभी नहीं पढ़े, तो क्या करोगे? 2 चीजें ध्यान में रखोगे। पहला, ट्रस्ट द ईयर, किस ईयर के हैं, पहली चीज। नंबर 2, इश्यू कॉम्बिनेशन, वो किस इश्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तुम 2 चीजें देखोगे। व्हेन द केस नेम साउंड्स अनफेमिलियर, तुमको नहीं पता उसका नाम क्या है। कई बार होता है, एयू में ऐसा होगा, 100% होगा।
ऐसे ऐसे केसेस होंगे जिनका नाम तुमने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन उसमें केस जो ईयर मेंशन होगा वो 2024 या 2025 का होगा। तो ऑप्शंस हमको कौन से वाले चूज करने होंगे इन ऑप्शंस? तो ऑप्शन ऐसे होंगे, पहले न्यू सोशल इश्यू प्लस रिसेंट ईयर, तो वो जो होगा वो प्रोबेबल आंसर होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सोशल इश्यूज क्या चल रहे होते हैं अभी मार्केट में, ये तो हम सबको पता होता है। यस और नो? हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हम सबको पता होता है कि अभी सोशल इश्यू क्या चल रहा है, और प्लस ईयर, रिसेंट ईयर अगर कुछ है तो उसको देखेंगे, और अगर वो ऑप्शन में है किसी केस लॉ में तो वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। इज इट क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल देखो। अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज का केस कौन सा है, और ईयर दिया हुआ है तुमको कि देखो 2023 और सेम सेक्स मैरिज, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब तुम ऑप्शन में दिया है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, ठीक है, तो सेम सेक्स मैरिज और 2023, क्योंकि 2023 का नया नया रिसेंट चीज है ये, तो क्या आंसर हो जाएगा? सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। न्यू सोशल इश्यू है, रिसेंट ईयर है, न्यू सोशल इश्यू है, तो ये प्रोबेबल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ट्रिक कहती क्या है, ये वाली ट्रिक कहती क्या है, ध्यान से सुनो। इफ अ केस इन ऑप्शन मैचेस द रिसेंट हॉट टॉपिक, ध्यान से सुनो, पिक इट इवन यू डिड नॉट स्टडी, अगर तुमने नहीं भी पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर तुमने उस केस के बारे में कभी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी तुम उसको चूज कर लो, अगर कोई ऑप्शन रिसेंट हॉट टॉपिक से मैच कर रहा है तो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको तुम उल्टा करके भी देख सकते हो, पूछ सकता है आपसे सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किस चीज से रिलेटेड है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस चीज से रिलेटेड है? आप आंसर करोगे, क्या देखोगे? ईयर देखोगे, कौन सी ईयर का है? 2023 का अगर है तो देखोगे 2023 के आसपास के हॉट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो हॉट टॉपिक में कौन सा आएगा? सेम सेक्स मैरिज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इसी में तुक्का जो है रिसेंट केस लॉस को सॉल्व करने वाला, तुक्के में दूसरा, पहला तो ये हो गया, पहला ये आजमाओगे, दूसरा आजमाओगे ये इलिमिनेट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फेमिलियरिटी। तुम बेटा सब्जेक्ट को फेमिलियर, जैसे कोई भी अगर बीएनएस का केस होगा, बीएनएस का या आईपीसी का अगर केस होगा, क्योंकि बीएनएस और आईपीसी किससे डील करते हैं? क्राइम से डील करते हैं, और क्राइम किस चीज से होता है? किस चीज के अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो उसमें पार्टी क्या होगी? हमेशा एक स्टेट होगी, हमेशा एक स्टेट होगी, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो ये क्राइम होता है वो स्टेट, यानी जैसे यूपी, बिहार, इन सब के खिलाफ होता है, ठीक है। तो अगर कोई मान लो कि गरिमा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, तो 100% नहीं तो 99% चांस है कि वो बीएनएस का केस होगा, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि जो इसका एप्लीकेशन है, बीएनएस और आईपीसी का एप्लीकेशन है, वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। समझने की कोशिश करो बेटा। तो जैसे देखो, फिर से समझो, अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन आता है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थेफ्ट, चोरी का केस कौन सा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और उसमें कृपा शंकर पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राधे श्याम वर्सेस लक्ष्मीकांत, तीसरा क्वेश्चन मोहम्मद आरिफ वर्सेस खान मोहम्मद, पांचवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस कोलंबिया। ये आ गया। अब तुम बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन में बताओ भैया। कोई एक इंडिविजुअल स्टेट के खिलाफ कर रहा होता है क्राइम, तो चोरी क्या है? एक क्राइम है, तो किससे रिलेट करेगा? स्टेट ऑफ यूपी से। ना कि इंडिविजुअल के बीच में केस होगा, ना कि किसी देश के बीच में केस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि हमको इलिमिनेशन लगाना है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फेमिलियरिटी। कुछ मत पढ़ो, एक को केस मत पढ़ो आज के बाद से,
एक भी केस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बस क्या करो, सब्जेक्ट फेमिलियरिटी सोचो, कुछ कुछ केसेस देखो और वो केसेस देखो कि कैसे कैसे किसी सब्जेक्ट से होते हैं। तो मैंने तुमको बीएनएस का बता दिया। वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन के कोई केस होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का केस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ ज्यादातर होता है, जैसे मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तुम समझ पा रहे हो? मतलब ज्यादातर केसेस में होता है, 100% की बात नहीं कर रहा हूं। इज इट क्लियर? एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं वो मोस्टली यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ होते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ के केसेस होंगे, जो इंटरनेशनल लॉ के केसेस होंगे उसमें स्टेट एक्टर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, कोलंबिया, ये सब इन्वॉल्व होंगे या कोई फॉरेन नेम इन्वॉल्व होगा, तो क्या किसका केस होगा? इंटरनेशनल लॉ का केस होगा। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में केसेस नहीं पूछे जाते, उसमें प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं कि किस केस में कौन सा प्रिंसिपल आया, तो हमको वो वाली चीज आइडेंटिफाई करनी होगी। लेबर लॉ में अगर कोई बात आती है तो उसमें कोई इंडस्ट्री होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, जैसे बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, इसमें क्या है? लेबर लॉ की बात कर रहा हूं मैं भी। इसमें क्या है? बैंगलोर वाटर सप्लाई या जो एक है दंतमारा टी कंपनी वर्सेस, तो भैया ये जो कंपनी है वो किसी अगर इंडिविजुअल से लड़ाई लड़ रही है तो किससे होगा? इसका मतलब वो लेबर लॉ का केस है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तुम लेबर लॉ के जितने भी केसेस जाकर के उठाकर देखोगे या तो इंडस्ट्री के बीच में होगा या तो इंडस्ट्री और लेबर के बीच में होगा, यानी वर्कर के बीच में होगा। तो समझ पा रहे हो? तो हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, इलिमिनेट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फैमिलियरिटी। ठीक है, सब्जेक्ट फैमिलियरिटी के बेसिस पर हमको उसको इलिमिनेट करना है बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि इफ बीएनएस आईपीसी से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में इंक्लूड किया गया है नवतेज सिंह जौहर सेक्शन 377 आईपीसी वाला एंड विनीता शर्मा प्रॉपर्टी राइट, द लेटर इज आउट। मतलब बेटा, मतलब कि जो विनीता शर्मा का केस है, विनीता शर्मा, ये नहीं हो सकता आईपीसी का केस। अब तुम समझ पा रहे हो? नवतेज सिंह जौहर वाला केस होगा आईपीसी का। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ये दूसरा केस हो जाएगा। ठीक है, विमेन्स राइट, विमेन्स प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो याद रखो कि डोंट पिक नोन केसेस दैट डू नॉट फिट इन द सब्जेक्ट। कुछ कुछ ऐसे सब केसेस भी होंगे जो लैंडमार्क केसेस अगर आपने बेटा पढ़ रखे हैं, लैंडमार्क के केसेस तो पढ़े ही होंगे, अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो उनसे भी इलिमिनेशन में मेहनत मतलब काम आ जाएंगे। जैसे नवतेज सिंह जौहर हुए, विनीता शर्मा हुए, ये सब ऑप्शन में रहेंगे ही रहेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ठीक है, अब इसी रिसेंट केस लॉज वाले में है वन वर्ड एसोसिएशन। कुछ कुछ चीजों के लिए आप वन वर्ड एसोसिएशन रख लो, जैसे मैरिज राइट इक्वलिटी यानी सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, अबॉर्शन राइट फॉर अनमैरिड वुमेन यक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ 2022, हिजाब बैंड किस केस में लगा? रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2022, इलेक्टोरल बॉन्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, पेगासस सर्विलांस केस मनोहर लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, राइट टू प्राइवेसी। अब तुम समझ पा रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन के केस में 90% टाइम देखोगे यूनियन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो बेटा इसलिए अब आप, मुझे लगता है कि समझ पा रहे होगे कि रिसेंट केस लॉस को कैसे टैकल करना है, रिसेंट केस लॉस को कैसे टैकल करना है। अभी इसमें और बचा हुआ है, जैसे कुछ कुछ बहुत बजवर्ड होते हैं, बजवर्ड का मतलब होता है बहुत फेमस वर्ड होते हैं जो एकदम चल रहे होते हैं, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन, डिजिटल प्राइवेसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन अगर कोई रिसेंट केस लॉस पूछा हुआ है, क्वेश्चन में है और तुमको नहीं पता कि उसका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन में ढूंढो कि किस ऑप्शन में बहुत मतलब हाईलाइटेड चीजें कही गई हैं। जिस ऑप्शन में हाईलाइटेड चीजें कही गई होंगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि मतलब एकदम रिसेंट केस पूछा, मान लो पूछा एक्स वर्सेस वाई 2025, किस टॉपिक से रिलेटेड है? तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं सुना, तुम्हें नहीं पता कि ये किससे रिलेटेड है। बस तुम कुछ मत करो, देखो 2025 का है, बस हाँ खत्म। तुम अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में देखो
कि कौन सा मतलब ऐसा टॉपिक लग रहा है जो रिसेंट नया नया लग रहा है, मतलब फेमस लग रहा है, बजवर्ड है, और उसी को चूज कर लो, उसी को चूज कर लो, ठीक है। मार्क दैट ऑप्शन व्हिच साउंड क्लोजेस्ट टू द बजवर्ड इवन इफ अनश्योर। अगर तुम अनश्योर भी हो तब भी उसी को मार्क कर देना, अगर तुम अनश्योर हो तब भी उसी को बेटा मार्क कर देना, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर तुम अनश्योर हो तब भी उसी को मार्क कर देना। ये सब जा करके प्रैक्टिस करना। अभी तुम केस लॉज की लिस्ट उठाना और देखना कि ये काम करता है कि नहीं करता। मैं श्योर हूं, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दिस वर्क्स, ये काम करता है, ठीक है। नाउ रिसेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, रिसेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई रिसेंट केस पूछा जा रहा है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट केस है, और इंपॉर्टेंट केस में वो किस चीज को चेक कर रहा है? तुम्हारा करंट लीगल अवेयरनेस चेक कर रहा है, करंट लीगल अवेयरनेस चेक कर रहा है, करंट लीगल नॉलेज चेक कर रहा है तुम्हारी, कि तुम अवेयर हो कि नहीं हो। तो ये वाली चीज तुम इसमें भी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चेक करो, इफ यू सी 2024-2025 केस, वेगली रिमेंबर अबाउट व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ भी अगर तुमको शेयर कर किया हुआ कभी मिला हुआ है तो देन गो विद दैट, आंसर मार्क कर दो, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रेटजी इसकी क्या रखोगे? इलिमिनेट व्हाट यू आर नॉट श्योर इज रॉन्ग। जिसके बारे में तुम श्योर हो कि ये रॉन्ग है वो इलिमिनेट करो। ट्रस्ट रिसेंट ईयर प्लस रिलेवेंट इश्यू, मैच मेन वर्ड, बजवर्ड को याद करो और केस की थीम से करने की कोशिश करो। ऑप्शन दैट साउंड राइट इन लीगल लॉजिक, वो करेक्ट होगा। तो इन सारे चीजों को अगर तुम मैच करोगे बेटा तो क्या करोगे? तुम करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाओगे, इवन विदाउट रीडिंग अ सिंगल केस। इवन विदाउट रीडिंग अ सिंगल केस तुम करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें ये चीजें ना समझ में आई हो तो फिर से देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आई एम 100% श्योर कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हम तुक्का नंबर 2 पे पहुंचते हैं। तुक्का नंबर 2, number 2, when two options talk about same thing but in contradiction, then there is 99.99% chance that anyone between them is correct। मतलब दो ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दो। तुमने चारों ऑप्शन पढ़ा, चार ऑप्शन में से तुमने देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम बात कर रहे हैं लेकिन उल्टी दिशा में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है यस, दूसरा कह रहा है नो। तो इन्हीं ए और सी में से कोई करेक्ट होगा, बी और डी को तुरंत एलिमिनेट कर दो। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को ऑप्शन मतलब इस तुक्के को एग्जांपल से देखते हैं। नंबर वन, बेस्ड ऑन राइट टू मैरी। अगर राइट टू मैरी पर अगर हम क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए है राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। द राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भैया ये दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट है, पोलर अपोजिट, एकदम अपोजिट है। इन्हीं दो में से ऑप्शन करेक्ट होगा, और दोनों को ऐसे काट दो, और दोनों को काट दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ पाए? अभी समझ पाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुम एग्जाम में देखना, तुमने 4 ऑप्शन पढ़ा, 4 में से तुमको 2 लगा कि दोनों अपोजिट हैं। जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में है राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा। तो और बाकी के यानी अब तुम 50-50 पर पहुंच गए हो, 50-50 पर पहुंच गए हो। अब जब तुम 50-50 पर पहुंच गए हो और फिर भी तुम्हें नहीं पता कि कौन सा वाला सही है, तो उसका हम पॉइंट नंबर तुक्का नंबर 7 में आंसर बताए हुए हैं, ठीक है। उसके लिए अभी सुनना। अब ऐसा ऑप्शन ए इसमें इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज इन लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड लेटर इन साफिन जहां वर्सेस अशोकन केएम हेल्ड दैट राइट टू मैरी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। कौन कौन से केस में? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और सफीन जहां वर्सेस अशोकन केस में, ठीक है। राइट टू मैरी को राइट टू लाइफ में इनकलकेट बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। समझ पा रहे हो ना ये वाला? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ पा रहे हो। बेस्ड ऑन राइट टू प्रिवेसी, बेस्ड ऑन राइट टू प्रिवेसी आइडेंटिफाई द करेक्ट लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द राइट टू प्रिवेसी इन इंडिया। हमको राइट टू प्रिवेसी के रिगार्डिंग हमको इनमें से करेक्ट पोजीशन को चूज करना है, ठीक है। अब पढ़ो
right to privacy is not a fundamental right under the Indian Constitution. Number 2, right to privacy is a fundamental right recognized under Article 22. Right to privacy was rejected by Supreme Court in Pottaswamy case. Right to privacy is a statutory right. अब हमको देखना है कि दोनों में से कौन से पोलर अपोजिट है, तो हमने पाया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पोलर अपोजिट है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट कर दिया तुमने, अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. अब इसमें तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अब ठीक है, अब समझ पा रहे हो, अच्छा लग रहा है. क्यों राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल है? क्योंकि पुट्टास्वामी केस में बताया गया 9 जजेस बेंच के द्वारा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो. नाउ तुक्का नंबर 3. तुक्का नंबर 3 कैसे सॉल्व करोगे? तुक्का नंबर 3 से तुम ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसमें देखो कि कहीं पे एक्सट्रीम वर्ड्स तो नहीं यूज हुए हैं. एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब होता है ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ऑल, ओनली, नन. ये होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स. जैसे अगर कोई कहे कि कंसिडरेशन इज ऑलवेज नेसेसरी, भैया कंसिडरेशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी बिकॉज देयर इज एक्सेप्शंस टू इट. समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर कोई इंडिया में लॉ बनता है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कोई लॉ बनता है, इसका एक्सेप्शन जरूर होता है. इसका एक्सेप्शन जरूर होता है, जरूर होता है. ठीक है, कोई भी लॉ है भारत में तो उसका एक्सेप्शन जरूर होगा. और हम ये पेपर किसका सॉल्व करने जा रहे हैं? लॉ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए उसका भी एक्सेप्शन होगा, उसका भी एक्सेप्शन होगा. समझ पा रहे हो? तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको मतलब ये सब जो होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये किसी भी तरह की एक्सेप्शन को, किसी भी तरीके के सेकेंड ओपिनियन को निगेट कर देते हैं. और जो भी ऑप्शन सेकेंड ओपिनियन को निगेट करे, जो भी ऑप्शन किसी भी एक्सेप्शन को ना रखे, वो इलिमिनेट कर देना चाहिए. वो गलत होता है 99.99% केसेस में. अभी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है. Under constitutional law, which of the following statement about fundamental right is correct? कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग करेक्ट है? नंबर ए, द फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. ऑलवेज एक क्या है? एक एक्सट्रीम वर्ड है, एक एक्सट्रीम वर्ड है. नंबर टू बेटा देखो, तो इसमें पहला वर्ड मिल गया हमको, हमने हाईलाइट भी कर रखा हुआ है, ऑलवेज. नंबर 2, द स्टेट कैन नेवर, ये भी क्या है? एक एक्सट्रीम वर्ड है, कभी भी नहीं कर सकता. इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, ये भी एक्सट्रीम वर्ड बता रहा है कि जो राज्य है वो कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता फंडामेंटल राइट पे. नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर नेक्स्ट इज नन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, और ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है. इनका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी गलत होंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. समझ पा रहे हो? सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अगला देखो तुम, अगला देखो. अच्छा ठीक है, मैं ये देखो, मैंने लिख भी दिया हूं. ऑप्शन ए, बी, डी कंटेन एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, नन, which make the statement rigid and legally incorrect. मतलब रिजिड हो जा रहे हैं, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं बच रहा है. हमेशा याद रखना, लॉ में क्या होता है? लॉ में एक्सेप्शन जरूर होता है. ऑप्शन सी गिव्स अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनली एक्यूरेट आंसर. ऑप्शन सी जो है वो बैलेंस्ड आंसर दे रहा है, एक्यूरेट दे रहा है आंसर, इसलिए वो सही होगा. ठीक है. नंबर टू देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो. which of the following is true regarding law of tort? लॉ ऑफ टॉर्ट में कौन सा सही है? Every damage must result in legal remedy. Number 2, all wrongful act automatically constitute tort. Number C, only physical injury is actionable under the tort. Number D, not all moral wrongs are actionable in tort. अब तुम अगर चेक करोगे तो तुमको एक्सट्रीम वर्ड कहाँ दिखेंगे? मस्ट में, ऑल में, ओनली में. और ये क्या है? एक मॉडरेट टर्म है, नॉट ऑल रॉन्ग्स. समझ पा रहे हो? अब आप पढ़ो, इसमें इसका मैंने रीजनिंग क्या लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए, बी, सी यूजेस एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक मस्ट, ऑल, ओनली,
व्हिच मेक द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज फैक्चुअली एंड लीगली साउंड। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तुक्का नंबर 4, तुक्का नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुक्का, तुक्का नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन और ऑप्शन को तुमने जल्दी से एकदम से पढ़ा, और जो फर्स्ट इंस्टेंस में तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ कि यही वाला आंसर होगा, गो विद दैट, वही आंसर सही होगा। तुमने क्वेश्चन पढ़ा एकदम से, तुमने जल्दी से ऑप्शन पढ़ा और तुम्हें लगा ऑप्शन सी सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। 99% केसेस में ऑप्शन सी ही सही होगा। अगर तुमने ओवरथिंक करके और ऑप्शन चेंज किया तो गलत ठहरेगा। कितने केसेस में? 98% केसेस में। बात समझ में आ रही है? तो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पहले इंस्टिंक्ट में कहेगा कि ये वाला चीज सही है, तो वही वाला चीज सही है। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो मैंने लिख रखा है डोंट ओवरथिंक, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारे फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ऑप्शन आए कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं इसको हिंदी में एक बार फिर से बोलता हूं, तुम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसका जल्दी से ऑप्शन पढ़ना, और जो ऑप्शन तुमको पहली बार में करेक्ट लगे वही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें फिर दिमाग मत लगाना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सुब्रमण्यम स्वामी केस, सुप्रियो केस की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की नवतेज सिंह जॉर्ज। तुम्हारे दिमाग में एकदम से आया कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात कर रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक से होगा, तो आंसर इज सी, काम खत्म। ठीक है, अब तो समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट? राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल, मतलब अंडर आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज किया? तुमने मनेका गांधी पढ़ा, तुमने केशवानंदा पढ़ा, एक गोपालन पढ़ा, तुमने पुट्टास्वामी बहुत बार, हजारों बार सुने हुए, बस पुट्टास्वामी, काम खत्म। अब ऐसा क्यों होता है कि ये 99% केसेस में सही निकलता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट नोज एवरीथिंग। हम कभी भी कोई भी चीज पढ़े होते हैं तो हमारा जो नॉर्मल माइंड होता है वो भूल जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो याद रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड याद रखता है। जैसे अभी आप लोगों को लग रहा है ना कि आप सारी चीजें भूल रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस चीज को याद रखा हुआ है। तो जैसे ही वो पहली नजर में देखता है, वैसे वो रिकॉल करता है, अच्छा ये वाली चीज मैंने पढ़ी हुई है। जब तुम कोई चीज पढ़े होते हो, वही पहली बार में तुम्हारे दिमाग में आती है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन उसी चीज का आता है। ठीक है, अगर तुमने कोई चीज पढ़ रखी है तो उसका फर्स्ट रिफ्लेक्शन आएगा और वही सही होगा। ठीक है, अगर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, एकदम कभी नहीं उसको देखे हो, तब उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तब उसमें ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये वाला ट्रिक आप लोगों के केस में बहुत ज्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की है, इतनी ज्यादा तैयारी की है, इतनी ज्यादा बार वीडियोस देख लिए हैं, इतनी ज्यादा बार एमसीक्यूज लगा लिए हैं कि कोई भी पावर इस धरती पर नहीं है जो आपके रिफ्लेक्ट आने से रोक ले। ठीक है, अब समझ पा रहे हो? बस ये ना कर लेना कि जा करके अपना सिर पटक डालो, कहो कि अरे भाई अब हम सिर पटक देंगे, देखते हैं। सिर पटक दोगे भैया, सिर में ही सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, और पागल हो जाओगे फिर, और जब पागल हो जाओगे तब ये काम नहीं करेगा, तब गाली दोगे कृपा शंकर पांडे को कि भैया ये का बता दिए थे, देखो मेरा अब तो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट तुक्का। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, 99% चांस है कि वो करेक्ट होगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में जाओ, देखो, और ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो 99% चांस है कि वो करेक्ट होगा। अगर तुमको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है और ऑल ऑफ द अबव दिया है तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करके चले आना। ठीक है, समझ पा रहे हो? और नन ऑफ द अबव अगर किसी क्वेश्चन में दिया है तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि नन ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अप्लाई 99% टाइम के ऑल ऑफ द अबव ट्रिक। ठीक है, ये सही होगा 99% केसेस में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा फंडामेंटल राइट है? कौन सा है हमको बताना है।
राइट टू इक्वलिटी है कि राइट टू रिलीजन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया, तो कौन सा मार्क करोगे? ऑल ऑफ द अबव मार्क करोगे। ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको पता है, एक सेकंड मैं और अच्छे से इसको समझाता हूं। तुमको अगर पता है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, लेकिन तुमको ऑप्शन सी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, या ऑप्शन सी के बारे में अगर आइडिया है और तुमको पता है कि ये ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, अगर तुमको पता है ऑप्शन सी गलत है लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, तो तब भी तुमको ऑप्शन डी ही मार्क करना है। ठीक है, तब भी तुमको ऑल ऑफ द अबव कहना है, इवन दो ऑप्शन सी गलत है। ये याद रखना, ये याद रखना, दिमाग मत लगा देना। ठीक है, डोंट ओवर थिंक। ओके, नाउ नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाले में नन ऑफ द अबव मत लगाना, नन ऑफ द अबव मत लगाना, 99% केसेस में गलत होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इश्यूड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट कौन सा नहीं इश्यू किया जा सकता? कौन सा? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सब प्योना, कि नन ऑफ द अबव? तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि सब प्योना के बारे में तुमको नहीं पता होगा, मुझे पता है, तुम कभी नहीं सुने हो इसको। सब प्योना का मतलब समन इश्यू करना किसी को, उसको हम सब प्योना कहते हैं बेटा। किसी को समन इश्यू करने को हम सब प्योना कहते हैं। तुम समझ पा रहे हो? एंड इट इज नॉट अ रिट, सब प्योना इज नॉट अ रिट, इट इज अ समन, इट इज अ समन। ठीक है, सब प्योना क्या है? एक शमन है। इज इट क्लियर? सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नन ऑफ द अबव वाले को मत मार्क कर देना, ऑल ऑफ द अबव को जरूर मार्क कर देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 7। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हमने तो दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब हम दो ऑप्शन के साथ बचे, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? अगर बेटा चार ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, तुमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, मान लो ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा बी और सी, तब कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इसको बहुत ध्यान से सुनो, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो नंबर 1, इसको अप्लाई करने का कई स्टेप है, कई स्टेप का फॉर्मूला है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, ठीक है, और फाइनल 7 स्टेप, 7वां स्टेप। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। तुमने अगर दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ए, बी, सी और डी में से दो ऑप्शन तुमने एलिमिनेट कर दिया है, अब अच्छा दो ऑप्शन, तो गो विद दैट ऑप्शन। अगर एक ऑप्शन में वेग और जनरल बातें की गई हैं और अदर में एकदम प्रेसाइज और डिटेल्ड बात की गई है, तो गो विद मोर स्पेसिफिक आंसर, गो विद मोर स्पेसिफिक वन। जो मोर स्पेसिफिक हो उसके साथ जाओ। जैसे अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल व्हिच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 तो एलिमिनेट हो गया, बचा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 21 भी इसकी मतलब लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है, ये ओवरऑल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करेगा। लेकिन आर्टिकल 22 किसकी बात करेगा? स्पेसिफिक है, प्रिसाइज है, इट डील्स विद द अरेस्ट प्रोसीजर, ये एकदम स्पेसिफिक है, एकदम प्रिसाइज है, तो ऑप्शन डी सही होगा। एग्जाम्पल के लिए है, समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। ठीक है, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अगर चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तुमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, बचा है दो ऑप्शन। इन दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ऐसा है कि जो बहुत जनरल बातें, बहुत जेनेरिक बातें कर रहा है, दूसरा है जो बहुत स्पेसिफिक बातें कर रहा है, तो स्पेसिफिक वाला सही होगा, प्रिसाइज वाला सही होगा। ठीक है, अब समझ पा रहे हो? नाउ ऑप्शन दूसरा कैसे करोगे? प्रेफर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज ओवर लेमैन लैंग्वेज। तुम लॉ का पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो तुम जिस ऑप्शन में लीगल लैंग्वेज यूज की गई होगी, स्टैट्यूटरी लैंग्वेज यूज की गई होगी, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि लेमैन लैंग्वेज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि एमसीक्यूज में
हमको क्या चूज करना होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो होता है जो डायरेक्ट ऑप्शन में मतलब डायरेक्ट में या इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हम चार ऑप्शन ए बी सी और डी में देखे, ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, बी और सी बचा। इसमें भी वही चीज लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसमें भी वही चीज स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो हम स्टैट्यूटरी लैंग्वेज वाला चूज करेंगे, तो हम स्टैट्यूटरी लैंग्वेज वाला चूज करेंगे। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है हम उसको चूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, अगर हमने ए बी सी और डी में से सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ए और बी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा है। अब देखो क्या होता है, नो वन शैल बी डिनाइड लाइफ, ये जनरल टर्म है। और ऑप्शन बी कह रहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों में ठीक बात है, दोनों में सही बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, एग्जैक्ट बात एकदम कही गई है। ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लैंग्वेज का यूज किया गया है, ये एक्चुअल लैंग्वेज की बात की गई, एक्चुअल वर्डिंग की बात की गई है। समझ पा रहे हो? तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ये ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, प्रेफर स्टैट्यूटरी लैंग्वेज ओवर लेमन लैंग्वेज, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मत सोचने लगना कि सर इसमें तो ये वाला विषय, ये वाला सही नहीं, जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज कहेगी वो वाला सही माना जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल है कि लॉन्गर इज स्ट्रॉन्गर। जो ऑप्शन, अब मान लो तुमने ए बी सी और डी, इनमें से तुमने बी और डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा ए और सी। तुमको अब ये भी नहीं पता, ऊपर के ये दोनों प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहे, तो अब क्या लगाओगे कि इन ऑप्शन ए ऑप्शन सी में से जो लंबा वाला होगा वो आंसर सही होगा, जो लंबा वाला ऑप्शन होगा वो आंसर सही होगा। ठीक है, 60 to 70% केसेस में होता है जो लंबा और डिटेल्ड ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, इसमें एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा होता है कि एक्सप्लेनेटरी और लीगली प्रिसाइज हो ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हमको क्या चेक करना है, जहां हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और बचे दो ऑप्शन के साथ, उसमें ये ऊपर के दोनों प्रिंसिपल नहीं लग रहे हैं, ना प्रिसाइज वाला लग रहा है ना स्टैट्यूटरी लैंग्वेज वाला लग रहा है, तो हम देखेंगे दोनों में लंबा कौन है, डिटेल्ड कौन है, तो उस वाले के साथ जाएंगे जो लंबा और डिटेल्ड होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा बार्स रीहेयरिंग, ये भी बात ठीक है। और नंबर 2, रेस जुडिकाटा बार्स रीलिटिगेशन of the same issue between same parties decided finally by competent court। अब ये ज्यादा डिटेल्ड है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इट इज कंप्लीट, इट इज प्रिसाइज एंड इट इज डिटेल्ड, और मोर इंपॉर्टेंटली इट इज लेंदी। ठीक है, तो जो लॉन्गर होगा, जो लॉन्गर होगा, जो लंबा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, जो लंबा ऑप्शन होगा बेटा वो करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ जब तुम कभी डाउट में हो ना, व्हेन यू आर इन डाउट गो विद द ऑप्शन दैट इज न्यूट्रल और बैलेंस्ड। तुम ए बी सी डी दोनों सब चेक किए, बी और सी एलिमिनेट हो गया, ए और बी बचा, इन दोनों में से देखना कौन ज्यादा न्यूट्रल और मॉडरेट है, उसके साथ चले जाना। ठीक है, एक्सट्रीम के साथ तो ऐसे भी नहीं जाना है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन, ऑप्शन है स्टेट कैन इंपोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, और ऑप्शन 2 है स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर डेसेंसी एटसेट्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर डेसेंसी। इज इट क्लियर? ये बात समझ पा रहे हो? तो दो ऑप्शन जो बचे हैं उनमें देखना मॉडरेट कौन है, न्यूट्रल कौन है, बैलेंस्ड कौन है, हम उस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसी में, मतलब अगर तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हो, दो ही बचा है, तो क्या करोगे? मैच विद व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो तुम पहले से जान रहे हो उससे मैच करो, उसको मैच करो। देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है।
अपने आप से पूछो, क्या मैंने कभी इसको क्लास में, क्लास नोट्स में, डायरेक्ट में कभी पढ़ा हुआ है ऐसा? क्या मुझको सिमिलर लग रहा है? और अगर तुम्हें सिमिलर लग रहा है तो वही वाला, फॉलो द सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉलो द गट ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, मार्क कर देना उसको। नंबर 6, यूज एलिमिनेशन लॉजिक वन मोर टाइम। तुमने ए, बी, सी और डी में बी और सी को एलिमिनेट कर दिया, अब बचा ए और डी। इसमें भी तुम रीजन लगाओ। कैसे इसको एलिमिनेशन एक बार और लगाओगे? अपने आप से पूछो, कैन आई फाइंड इवन वन रीजन व्हाई दिस रिमेनिंग ऑप्शन इज रॉन्ग। तुम अपने आप से पूछो कि क्या इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्यों गलत हो सकता है। अगर उसका ऑप्शन आता है यस, तो देन एलिमिनेट इट। अगर उसका ऑप्शन तुम्हें नहीं मिल रहा है क्लियरली, देन ट्रस्ट इट एंड गो विद दैट। ठीक है, अब फाइनली तुम कैसे चेक करोगे सारी चीजों को? जो एग्जाम होता है बेटा, फाइनल रेस्क्यू ट्रिक है। अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तुमने ए, बी, सी और डी, इन चारों में से तुमने ए और सी को एलिमिनेट कर दिया है, तो स्टेटिस्टिकली ये देखा गया है कि ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट होता है, तो ऑप्शन बी मार्क करके चले आना और अपनी इंस्टिंक्ट पे एकदम चौड़े आके बैठे रहना। यू विल बी 99% करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी और सी आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली करेक्ट इन 4 ऑप्शंस। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? नाउ एसर्शन और रीजनिंग, तुक्का नंबर 7, एसर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो एसर्शन और रीजनिंग टाइप के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, उनमें ऑप्शन ए करेक्ट होता है या ऑप्शन बी, यानी एसर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये वाला ज्यादा करेक्ट होता है। या एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये वाला, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यही ज्यादातर करेक्ट होते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व इसको कैसे करना होता है? हमको पहले पूछो, इज एसर्शन ट्रू, इज एसर्शन फॉर ट्रू, इज रीजन ट्रू। जैसे आर्टिकल 32 इज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही है? द आंसर इज यस। इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, द आंसर इज यस। अब बोथ आर ट्रू हैं, व्हेन बोथ आर ट्रू, तो आप क्वेश्चन फिर से अपने आप से पूछो, डज रीजन एक्सप्लेन्स व्हाई ए इज ट्रू? इफ आंसर इज यस, देन ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ पा रहे हो? तो 99% केसेस में, 99 तो नहीं, 60-70% केसेस में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से करेक्ट होता है। ठीक है, इसी में असर्शन रीजन वाले में कौन सा टेस्ट अप्लाई करो? अप्लाई टेस्ट, व्हाई टेस्ट। डज रीजन लॉजिकली एक्सप्लेन्स ए? ठीक है, तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल से देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब अपने इस क्वेश्चन से पूछो, रीजन क्या, व्हाई रीजन एक्सप्लेन्स ए, तो अगर उसका ऑप्शन वो दे पाता है कि क्यों एक्सप्लेन करता है, तो देन एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, मतलब आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ पा रहे हो? तो अब ऑप्शन, मतलब ये देखो, क्वेश्चन है, सॉरी असर्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। रीजन है, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। हेंस अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब क्या करो, ट्रिक नंबर 3 इसी असर्शन रीजन वाले में, मैच कीवर्ड्स को मैच करो। स्ट्रॉन्ग मैच इंडिकेट्स एक्सप्लेनेशन। अगर दोनों में एक स्ट्रॉन्ग मैच हो रहा है असर्शन और रीजन में कीवर्ड्स का, तो क्या हो जाएंगे? वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। जैसे इफ की टर्म्स इन ए एंड आर ओवरलैप, देयर इज ए गुड चांस दैट आर इज द रीजन, मतलब आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, असर्शन को। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, रेस जुडिकाटा बार्स द सेम इश्यू फ्रॉम बीइंग ट्राइड वंस अगेन।
जो रेस जुडिकाटा होता है वो सेम इसी को दोबारा ट्राई होने से रोकता है, ठीक है। और रीजन है रेस जुडिकाटा मीन्स अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, ठीक है। तो बोथ ट्रू एंड डेफिनेशन एक्सप्लेन्स द डॉक्ट्रिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, जो की टर्म है वो मैच कर रहे हैं। दोनों में की टर्म क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ऑलरेडी जज्ड एंड बीइंग ट्राइड अगेन, क्योंकि जो चीज को दोबारा ट्राई करोगे उसको वो क्या हो जाएगा, फिर से जज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसी का असर्शन रीजन का ट्रिक नंबर 4, इफ आर इज टू ब्रॉड आर नैरो इट इज लाइकली नॉट एन एक्सप्लेनेशन। अगर रीजन बहुत ब्रॉड है या बहुत शॉर्ट है, नैरो है, तो उस एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल हेड, और है रीजन है इंडिया फॉलोज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इंडिया फॉलोज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो क्या होगा, बोथ मे बी ट्रू, दोनों सही हो सकते हैं, बट आर डज नॉट लॉजिकली एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि व्हाई द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, इसलिए ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया फॉलोज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दिस इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी ब्रॉड टर्म, वेरी ब्रॉड फ्रेज, बहुत ब्रॉड फ्रेज है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Is it clear? Now, trick 5, true but not linked pattern is common. तुमको चेक करना है कि दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहे हैं किसी भी कीमत पर। अगर लिंक नहीं हो रहे होंगे तो करेक्ट नहीं होंगे। जैसे जजेस have security of tenure under the constitution, judges are appointed by the president on the aid and advice of the council of minister। इन दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, इसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहा है, इसमें अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, तो सही तो दोनों है, बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द रीजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, हेंस रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द assertion, and hence option B is correct, that assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है। both false, look for outright factors error, तुम देखो ऊपर से ही कि कौन में से ज्यादा गलत है, और जिसमें से भी किसी में भी फैक्चुअल रॉन्ग हो वो उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जैसे मुस्लिम लॉ अलाउज डॉटर टू इनहेरिट इक्वल शेयर एज सन्स, मुस्लिम लॉ स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर, तो असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। मुस्लिम लॉ में डॉटर को इक्वल राइट सन के बराबर नहीं है, और मुस्लिम लॉ में स्ट्रिक्टली फॉलो भी नहीं किया जाता है रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर, तो इसलिए दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। बोथ ऑप्शंस आर फॉल्स, ठीक है। तुक्का नंबर 8, तुक्का नंबर 8, इट इज द बेस्ट तुक्का एंड मोस्ट अंडररेटेड तुक्का, मोस्ट अंडररेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। हमारा 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, और पैटर्न क्या पाओगे कि ऑप्शन ए 35 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 38 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 38 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी 37 करेक्ट होगा। इसलिए आप लोग क्या करना बेटा, सब लोग जो भी लोग ऑनलाइन पेपर देने जाओगे, उन सबको वहां पे जब पहुंचोगे तो कुछ कुछ पेजेस दिए जाएंगे रफ करने के लिए, उनमें तुम 1 से 2 3 4 ऐसे कर करके 150 तक लिख लेना, 1 से लगा करके 150 तक लिख लेना एक पेज पे। और जो लोग ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं उनको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो OMR सीट ही होगी। अब क्या करोगे, बहुत ध्यान से इसको सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये वाली। अब
आपने मार्क किया, आप मार्क करते चले गए। मैंने जैसे बताया है कि 3 स्टेप में सॉल्व करना है, आपने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, 75 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। अब इस 75 क्वेश्चन में आपको मिले, मान लो कि 25 बी मिल गए, 30 सी मिल गए, 28 डी मिल गए, ऐसे करके सब मिल गए। तो आप ये काउंट करो, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे इसी के इर्द गिर्द होंगे। तो जो कम ऑप्शन बचा हुआ है उनके साथ खेलना, उनके साथ खेलना। जो ज्यादा वो पहले ही क्रॉस कर गया है अराउंड 35, उसको बहुत मत चूज करने लगना फिर, ठीक है। ये बात एकदम याद रखना, कोई भी आंसर की उठा करके देखो, तुमको यही चीज मिलेगी, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों, बहुत केयरफुल रहने वाली बात है क्या, कि यू कैन नॉट अप्लाई इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तुम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते हो कि ऑप्शन ए, पहले क्वेश्चन में ए मार्क कर दो, दूसरे में बी मार्क कर दो, तीसरे में सी मार्क कर दो, चौथे में डी, पांचवें में ए, फिर छठे में बी, सातवें में सी। ऐसे नहीं मार्क कर सकते हो तुम, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो फिर कैसे करोगे, उसको अप्लाई करने का क्या रूल है वो हम यहाँ आगे बताए हुए हैं, करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दिस ट्रिक। लेकिन पहले इसको ही समझ लो। यू शुड नॉट सेलेक्ट एन ऑप्शन जस्ट टू बैलेंस द काउंट। तुमको ऐसे रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना है कुछ भी, ठीक है। दिस ट्रिक इज यूजफुल ओनली व्हेन यू आर डूइंग इंटेलिजेंट गेसिंग इन लास्ट 10 to 15 फाइनल क्वेश्चंस। मैंने तुमको बताया हुआ है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना है वो मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन में लगाना है। इजी क्वेश्चन में मत लगा देना, इजी क्वेश्चन में मत लगा देना इसको, नहीं तो तुम अपना कम कर सकते हो, मार्क्स ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना बेटा, डोंट ओवरराइड लॉजिक और एलिमिनेशन बेस्ड मेथड्स इन फेवर ऑफ दिस पैटर्न। कभी भी सबसे पहले ऊपर के साथ एलिमिनेशन टेक्निक लगा लेना, फिर इसको लगाने की कोशिश करना, ठीक है, फिर इसको लगाने की कोशिश करना। और इसलिए बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है। अब इसको यूज कैसे करोगे वो देखो। इसको मैंने रिफाइन कर दिया है कि आंसर कैसे बैलेंस करोगे, एस्टिमेशन स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, आंसर बैलेंस एस्टिमेशन स्ट्रेटजी। इस पैटर्न को बेटा तुम तभी यूज करना जब तुम एकदम अनश्योर हो कि क्या होगा, ब्लाइंड गेसिंग करने जा रहे हो, एंड यूजिंग ब्लाइंड गेसिंग एट द एंड। देखो क्या करोगे, तुमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है कितना, टू मैनी सीज, और तुमने फिर उसको काउंट किया तो यू हैव यूज्ड सी 50+ टाइम्स, 50 से ज्यादा बार तुमने सी ऑप्शन चूज कर लिया है। अब तुम गैस में क्या मार्क करोगे, सी को मत चूज करना, गैस में तुम बी और डी को चूज करो। अगर तुमने चूज किया है वेरी फ्यू, बहुत कम बी ऑप्शन को चूज किया हुआ है, मान लो सपोज यू हैव यूज्ड बी ओनली 20 टाइम्स, देन चूज बी इन योर गेसेस। क्यों, क्योंकि हमको इसको बैलेंस आउट करना है, हमको इसको बैलेंस आउट करना है, अल्टीमेटली आंसर की यही आएगी। समझ पा रहे हो, बैलेंस ए एंड डी, बैलेंस ए एंड डी, यू आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूज अदर ट्रिक्स, एलिमिनेशन, लेंथी क्वेश्चन, स्पेसिफिसिटी, ये सब यूज करना है हमको। अब समझ पा रहे हो ये वाली ट्रिक, यस और नो, यस और नो बताओ। टैली योर सिलेक्टेड ऑप्शंस एवरी 30 क्वेश्चन। OMR भर रहे हो ना आप, तुम अगर फर्स्ट स्टेज कर चुके हो फिर गिन लेना कि कितने क्वेश्चन। तुमको रफ पेपर भी मिलेगा तुम्हारे, अगर जो ऑफलाइन वाले हैं उनके पेपर में ही पीछे की तरफ रफ पेज होगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको तो रफ पेज दिया जाएगा अलग से। तो तुम लोग गिनते रहना हर 30 क्वेश्चन करने के बाद में कि तुमने कितना लगा दिया है। ये हेल्प करेगा तुमको स्पॉट करने में ओवर रिलायंस ऑन एनी वन ऑप्शन अनकॉन्शियसली। तो समझ पा रहे हो, अगर कोई भी ऑप्शन
40 क्वेश्चन से ज़्यादा में आ रहा है तो उसको वो गलत हो रहा है अब तुम्हारा क्वेश्चन, ये याद रखना, ठीक है। कोई भी ऑप्शन अगर 40 क्वेश्चन से ज़्यादा में आ रहा है तो वो फिर गलत हो रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब उन लोगों के लिए फाइनल वर्ड है हमारा, जिन्होंने अभी बहुत नहीं पढ़ा है, वो इसी वाले ट्रिक पर जाने वाले हैं। बिल्कुल जाओ, लेकिन तुम बेटा इसको कैसे यूज करोगे? यूज इट इन द लास्ट लेग ऑफ द पेपर, मतलब तुम पहुंचते ही इसको अप्लाई मत करने लगना। 2 घंटे का पेपर होगा, तुम 1.5 घंटे तक यानी 90 मिनट पेपर तुम खूब ज्ञान और लगा करके, नॉलेज लगा करके सॉल्व करोगे, और बाकी के 30 मिनट में ये तुक्का लगाओगे, बाकी के 30 मिनट में तुक्का लगाओगे तुम। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप लोगों को पता है सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसका मैं आपको आंसर की दिखाता हूं, ठीक है। देखो बेटा, यूपीएससी ये सिविल सर्विसेज का 2024 का पेपर का आंसर की है, ठीक है। 2024 के सारे उसका ये आंसर की है। अब आप क्या करो, ये 100 क्वेश्चन तक यहां तक तुम क्या करना, सारे ऑप्शन को गिनना। जब तुम सारे ऑप्शन को गिनोगे तो सब तुम देखोगे अराउंड 25 के आसपास सब ऑप्शन आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन है सिर्फ। अगर यही, अब मैं आपको एक सीडीएस का पेपर दिखाता हूं, सीडीएस का पेपर, ये देखो सीडीएस का पेपर, सीडीएस 2024 का पेपर। इसमें बेटा 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक ऑप्शन अराउंड 40 टाइम सही गया है। तो उसी तरह से जब हमारे पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी अराउंड 40 नहीं, अराउंड 30 सही गया, अराउंड अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारा हर एक ऑप्शन 38 टाइम सही जाएगा, लगभग 38 टाइम सही जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के गिन लेना, इसको बैठ लेना कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं, तो का नंबर 8 लागू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये गिन लेना सब, ये देख लो, गिन लेना, ठीक है। ये सब देखो, आराम से बैठ करके गिनना। मैंने गिना हुआ है, मैं गिना हुआ हूं, तभी आपको ये वाली सारी चीजें बता रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आराम से गिनना। अब मान लो कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम एकदम बैल हो, तुम एकदम गधे हो, तब क्या करोगे? फाइनल टिप्स, तुक्का लेक्चर बाय कृपाशंकर पांडे, उसमें क्या करोगे? उसमें भी बेटा तुम अंटी बंटी संटी कर देना, और अंटी बंटी संटी करके माता रानी का नाम, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, यीशु का नाम ले करके, और तुम क्या कर देना 35 या 38 ऑप्शन भर देना सब में, ऐसे रैंडमली किसी में भी, ठीक है। 35 बार ए भर देना कहीं किसी में भी भर देना, 38 बार बी भर देना, फिर सी भर देना, फिर ऐसे डी भर देना, ठीक है। मतलब पूरा 150 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके जरूर आना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? गधा टेक्नोलॉजी कहते हैं, गधा ट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये हमारी गधा ट्रिक है। ये उन बच्चों के लिए जो एकदम कभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस खाली वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, एग्जाम में सिर्फ अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे? अगर हो सकता है, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कुछ मत करो, ये वाला टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो पर्सनली, तो ये वाला वो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे लीगल नैरेटिव का ऑफिशियल वो फॉलो कर लो, इस पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें
मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अच्छा, नवा 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 पॉइंट बताना भूल गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, नवा पॉइंट मैं बताना भूल गया, ये वाला कि एग्जाम के दिन तुम क्या फॉलो करोगे बेटा, एग्जाम के दिन क्या फॉलो करोगे। देखो एग्जाम मॉर्निंग के टाइम पे है, मॉर्निंग के टाइम पे मुझे पता है एग्जाम का इतना प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर कि तुमको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। उस दिन बेटा तुम नहाना चाहे मत, लेकिन बिना खाए मत चले जाना। चाहे कुछ भी खा लेना, एप्पल ही खा लेना, कुछ फ्रूट्स ही खा लेना, बिना खाए मत जाना। नंबर 1। नंबर 2, पहला है, मैं इसको ऐसे नोट डाउन कर देता हूं पॉइंट वाइज, जो कि तुमको पॉइंट नंबर 9 में फॉलो करना है, ठीक है। इस पॉइंट नंबर 9 में कुछ कुछ चीजें फॉलो करनी है, जिसका पॉइंट नंबर 1 है, रात में, मतलब जो 12 और 13 तारीख वाली रात होगी, उसमें तुम्हें कम से कम 6 घंटे सो करके जाना है, 6 घंटे सो करके जाना है। नंबर 2, उस दिन नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन कुछ ना कुछ खा करके जाना है, मस्ट ईट। बिना खाए मत चले जाना, बिना खाए चले जाते हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस लो हो जाता है, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी चाह रहा होता है। अगर तुम खाए नहीं रहते हो तो तुम्हारी बॉडी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं पाती, और इसलिए तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ठीक है। नंबर 3, एग्जाम जब तक हो नहीं जाता है, एग्जाम जब तक हो नहीं जाता है तब तक किसी भी कॉम्पिटिटर से बात नहीं करनी है। डोंट टॉक टू एनीवन, डोंट टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात नहीं करनी, किसी कॉम्पिटिटर से बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे सब लोग अपनी अपनी सीट सिक्योर करने के चक्कर में आपसे कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट अगर हो गए तो तुम्हारा 4 क्वेश्चन कम से कम गलत चला जाएगा और तुम लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। चौथी चीज, एग्जाम में जब पहुंचोगे तो टॉयलेट करके आना है, टॉयलेट करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, और पानी पीते रहना है। टॉयलेट करके फिर बैठना है और पानी पीते रहना है। पानी इसलिए पीते रहना है क्योंकि डिहाइड्रेशन तुम्हें नहीं होना चाहिए, उससे भी दिमाग कम काम करने लगता है। और टॉयलेट इसलिए करके बैठना है क्योंकि अगर तुम्हें पेट में बीच में दर्द होगा तो 2-4 मिनट तुम्हारा दिमाग अगर उधर गया तो भी तुम्हारा टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और तुम लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। नंबर 5, एग्जाम में अगर पेपर कठिन आता है तो घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए कठिन आया है तो सबके लिए कठिन आया है। तुम्हारा अगर बीपी हाई हो रहा है तो सबका बीपी हाई हो रहा है। अगर पेपर आसान आया है तो बहुत उछलने नहीं लगना है, कूदने नहीं लगना है कि अबे तब तो मैं 300 नंबर ले आऊंगा या ले आऊंगी। एकदम शांत रहना है, एकदम शांत रहना है, ठीक है। अगर पेपर आसान आता है तब भी उतने ही डिलीजेंटली सॉल्व करना है, अगर पेपर कठिन आता है तब भी उतने ही डिलीजेंटली सॉल्व करना है। याद रखना, अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, तब भी तुम बाहर हो जाओगे अगर तुम इसको फॉलो नहीं किए। और अगर पेपर बहुत कठिन आ जाता है और तुम अगर डर गए तब भी तुम बाहर हो जाओगे अगर तुम डिलीजेंटली सॉल्व नहीं किए। तो इसलिए हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पेपर हार्ड आएगा तो घबराना नहीं है, पेपर आसान आएगा तो बहुत खुश नहीं हो जाना है, ठीक है। नंबर 6, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट कृपाशंकर पांडे, ट्रस्ट लीगल नरेटिव, ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द ऑलमाइटी। यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, नाउ जस्ट गो एंड कंकर इट। कर्म करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फल तो भगवान खुद ब खुद देंगे। समझ पा रहे हो? तो नंबर 6, कॉन्फिडेंस में रहना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपना सेंटर पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसमें
कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। अगर 1.5 घंटे नहीं तो 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाना है। ये ना हो कि लास्ट मिनट रस में रहो और मारो सब मटिया मेट कर दो। समझ पा रहे हो? ये नहीं होना चाहिए किसी से। आई वॉन्ट रिजल्ट, आई विल हैव इट, इट्स माई बर्थ राइट टू हैव योर रिजल्ट एंड आई विल हैव इट। रिजल्ट दोगे कि नहीं दोगे आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, महादेव, राधे राधे।